हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भावना और अगेन मैं हाजिर हूँ अपना चैप्टर 3 लेकर पार्ट 5। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में, जीन्स के बारे में, क्या हम इनहेरिटेंस करते हैं और क्या हम कल्चरल से, एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, उसमें कितना रोल होता है हमारे इनहेरिटेंस का, जो मतलब हम जीन्स के थ्रू जो ब्लूप्रिंट लेते हैं, और कितना रोल होता है हमारे कल्चर का। तो हम जो पहले बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी होती है कि हमने पेरेंट्स से क्या लिया है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे फर्स्ट बात करेंगे जीन्स एंड बिहेवियर के बारे में। तो जो इनहेरिटेंस होता है हमारा, वो बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, वो जीन्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो हमारे जो क्या होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होती है। हम क्या करते हैं, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज एग ऑफ मदर। ठीक है, तो जब जाइगोट बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ जीन्स होते हैं, मतलब 1000 ऑफ जीन्स होते हैं, जो कि वो पहले से डिसाइड करके आए होते हैं कि हाँ हमने ये कमांड देनी है, और इस तरह से जो बच्चा होगा उसका पैटर्न ये रहेगा, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसी होगी, उसकी इंटेलिजेंस लेवल ये होगा, और जो उसकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स कॉल्ड जेनेटिक्स। जो ये स्टडी होती है, जीन्स की जो स्टडी होती है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पैटर्न की, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो कि इक्वल होते हैं हर दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे मदर के और इक्वल नंबर होंगे फादर के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब धागे की टाइप के होते हैं, जो कि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो मदर्स के होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं फादर के। लेकिन शुरुआत में ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते, बाद में ही पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ दिस कंटेन्स 1000 ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर 1000 ऑफ जीन्स होते हैं जिनमें कमांड तय होगी। तो होता क्या है कि दोनों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम होता है जो फादर का होता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। उसमें क्या होता है, वो एक्स, अगर 23rd जो क्रोमोसोम है वो एक्स है तो जो होगा वो लड़की होगी। ठीक है, और अगर वाई है तो लड़का होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन्स की। तो जीन्स क्या होता है कि एवरी क्रोमोसोम स्टोर 1000 ऑफ जेनेटिक कमांड। हम जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जीन्स के अंदर मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर 1000 ऑफ जीन्स होते हैं जिसमें पहले से कमांड तय होगी। ठीक है, कि बॉडी बिल्ड कैसा रहेगा बच्चे का, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, इंटेलिजेंस कैसा रहेगा, या फिर उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, कई बार हम ये बोल देते हैं कि ये बच्चा अपने पापा पे गया, अगर वो गुस्सा कर रहा होता है ये बिल्कुल अपने पापा के जैसा है। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि उसके पापा के अंदर भी वही एग्रेशन होता है जैसे कि उस बच्चे ने इनहेरिट किया होता है। ठीक है, तो सेम यही चीज मदर पे भी लागू होती है। तो कुछ चीजें होती है, जैसे हम कई बार पेशेंस लेवल की बात करते हैं कि नहीं पेशेंस लेवल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा है या पेरेंट्स जाता है, पेरेंट्स जैसा है। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, वो हम डीएनए की वजह से ही बोलते हैं कि इसने इनहेरिट किया, वो चीज एक्वायर किया कहाँ से, अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, तो जितना भी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसी भी पर्सन में वो जेनर मतलब कि जो जीन्स होते हैं उसके थ्रू आती है। वो इनहेरिटेंस, जो जीन्स इनहेरिटेंस होता है उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर जो जीन चेंज होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, MUTATION। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, हम बात करेंगे कल्चरल बेसिस। ठीक है, कि कल्चर पे हमारा जो बिहेवियर होता है वो कितना डिपेंड करता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। अभी तक हमने बात किया था इनहेरिटेंस, कल्चर मीन्स एनवायरमेंट से।
तो कोई भी किसी भी की पर्सनैलिटी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इनहेरिटेंस, सेकेंड इज एनवायरनमेंट। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब कि जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू हमने अपने पेरेंट्स से क्या एक्वायर किया है या ग्रैंड पेरेंट्स से क्या एक्वायर किया है। और जो कल्चर होता है, कल्चर या सोशल कल्चरल बेसिस मीन्स कि हमने अपने एनवायरनमेंट से या अपने पेरेंट्स से, फैमिली से हमने क्या सीखा है। मतलब जो पैदा होने के बाद मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, वो चीज़ एनवायरनमेंट होती है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इसमें अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस जो आती हैं, लैंग्वेजेस जो हम सीखते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, कल्चरल बेसिस। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट जो बात करेंगे वो हंगर की बात करेंगे कल्चर में। तो हंगर में भी जो भूख होती है या जो खाना हम खाते हैं उसमें कैसे कैसे होते हैं कि टाइप ऑफ फूड हम कौन सा खा रहे हैं, ये भी हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। कि अगर हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली जो है, इमीडिएट फैमिली, अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं तो हम नॉन वेज खाएंगे, अगर हम वेज खा रहे हैं तो हम लोग वेजिटेरियन होते हैं। नेक्स्ट, कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसे खा रहे हैं, थ्रू हैंड खा रहे हैं, हाथों से खा रहे हैं, स्पून से, चम्मच से खा रहे हैं, या स्टिक से खा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चाइनीज जो होते हैं वो हर चीज़ स्टिक्स के थ्रू खाते हैं, और जो साउथ इंडियन होते हैं वो ज़्यादातर मतलब कि हाथों का यूज़ करते हैं। जैसे कि चावल खा रहे होते हैं तो वो अपने हाथों से खाते हैं, केले के पत्तों पे हाथों से खाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ में किस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि नेचुरल बेस पे कर रहे हैं, जैसे कि जो पत्तियों के बने पत्तल होते हैं उनमें खा रहे हैं आप, या केले के पत्तों पे खा रहे हैं, तांबे की सॉरी कांसे की जो थालियाँ होती हैं उसमें खा रहे हैं, पीतल के बर्तनों में खा रहे हैं, या फिर चाइनीज बर्तनों में खा रहे हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, क्रॉकरी। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो होता है जैसे सेक्सुअल बिहेवियर है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो मतलब कि हम लोग ह्यूमन होते हैं, इसमें हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पार्टनर की प्रेफरेंस पे, कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंड करता है कि वैल्यूज पे, लॉ पे और रूल्स पे, कि कोर्ट ने क्या क्या रूल्स निर्धारित कर रहे हैं। तो जो मतलब कि जो हमारी सेक्सुअल बिहेवियर बोल सकते हो, मैरिजेस बोल सकते हो, वो किस आधार पे होती हैं। लॉ ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर इसके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको ये कंपनसेशन देना होगा, आप ये चीजें नहीं कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी रूल्स के बेस पे होता है। अगर मतलब कि शादी नहीं हो रखी होती है तो वो मतलब कैंसिल हो जाता है, कि आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए आपसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो रूल्स और लॉ बनाए गए हैं हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमन कल्चर में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कि कल्चर हम बेसिकली बोलते किस चीज को है। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो उसमें होता है कि रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स, कि बाकी लोगों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कैसे हम उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि हमारे रिएक्शन क्या आ रहे हैं उनके बिहेवियर पे। मतलब कोई एग्रेशन में बात कर रहा है तो हम भी एग्रेसिव नेचर हो रहा है, अगर कोई पोलाइट बात कर रहा है तो हम भी पोलाइट वे में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे बाकी सारे जो प्रोडक्ट हैं जो हमें मतलब कि मिले हैं अपनी फैमिली से या बाकी लोगों से, वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमारी इंगेजमेंट कैसी है उनके साथ। ठीक है, उन चीजों पे, ये भी हमारे कल्चर में आता है। तो कल्चर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, इट रेफर्स टू द मैन मेड पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। लोगों ने जो वैल्यूज, जो बिलीफ बनाए गए हैं, वो सारी किस में आती है, कल्चर में। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स डाइवर्स बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड आवरसेल्व्स। ठीक है, ये हमारा जो बिहेवियर होता है और प्लस में दूसरों का जो हमारे प्रति बिहेवियर होता है, वो सारे कल्चर्स में आते हैं। अब अगर एग्जांपल लिया जाए तो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मीन्स मोरल वैल्यूज, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियाज, फैमिली, schools, they influence our behavior. Cultural object also influence our behavior. तो जो ये सारी चीजें होती है, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि कंट्रोल होता है थोड़ा सा, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कल्चर में। ये हम कहाँ से सीखते हैं, ये हम अपने कल्चर से सीखते हैं। तो हम और आप मिलके क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं, कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे व्यूज होते हैं वो ही कल्चर होता है। ठीक है, हमारा तो वैल्यूज होगी, लैंग्वेज हो गई, वे ऑफ लाइफ हो गया, कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसी शादी हो रहा है, कैसी शादी हो रही है, कौन कौन से रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं, कौन कौन सी रस्में होती हैं, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट हो गया। ठीक है,
अब एक और चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे कि हम किसी को मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, वो क्या है, वो हमारे कल्चर का पार्ट है। वरना भगवान से तो कोई उतर के नहीं आया था ना कि ये इसका ये है, ये उसका वो है। हम लोगों ने वो चीज़ें उसको निर्धारित किया है कि इसका ये नाम है, हम इसको ऐसे कि जो रिलेशनशिप्स है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसे नाम दिए हैं। फ्रूट को फ्रूटी कहेंगे। तो ये चीज़ें होती क्या है कि जनरली किसी ने मतलब कि ये चीज़ें नाम रख दी और लोगों ने लार्ज वे में उसका सपोर्ट किया, तो उस पर क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते। अब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी हम स्टार्टिंग से बता देते हैं कि ये वेजिटेबल्स होते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं। हमने तो निर्धारित नहीं किया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने निर्धारित कर दी गई थी, जिसपे हम क्वेश्चंस नहीं उठाते। तो ये क्या है, ये बेसिकली कल्चर ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी क्या होती है? तो एक जगह पे रहने वाले वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और उनकी लैंग्वेज जो उनकी नेबरहुड सिटी होती है, नेबरहुड विलेज होता है, वो नहीं समझ पाते। तो उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग होते हैं उनको हम बोलेंगे सोसाइटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल वो ऑक्यूपाई द सेम टेरिटरी एंड स्पीक द सेम लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द नेबरिंग पीपल। ठीक है, और जितनी भी सोसाइटी होती है उनके अपने कल्चर होते हैं। ठीक है, हर सोसाइटी के अपने अलग कल्चर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन मेक अस कल्चरल बीइंग। तो अभी हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वही हमें क्या बनाता है, कल्चरल बीइंग बनाता है, मतलब कल्चर में रहने वाले इंसान बनाता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो प्रोसेस की बात करें, ये दो प्रोसेस है, एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, तो एनकल्चरेशन क्या होता है कि जितनी भी लर्निंग होती है जो कि हम डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि हम जानबूझ के जो लर्निंग नहीं करते लेकिन हम चीजें सीख जाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं एनकल्चरेशन। ठीक है, एनकल्चरेशन। तो इसमें क्या होता है कि वी लर्न सर्टेन आइडियाज, कॉन्सेप्ट, वैल्यूज सिंपली बिकॉज दे आर अवेलेबल इन आवर कल्चर। मतलब जो हमारी इमीडिएट फैमिली कर रही है, हमारे रिलेटिव्स कर रहे हैं, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, उनसे एक्वायर कर लेते हैं। डायरेक्ट वे में नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन हम ऑब्जर्व करके, इसमें मेन पॉइंट यही है कि हम ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं अपनी नेबरिंग पीपल से, रिलेटिव से, इमीडिएट फैमिली से, वो क्या वो सारी क्या आती है, एनकल्चरेशन। ठीक है, तो ऑल लर्निंग दैट टेक प्लेस विदाउट डायरेक्ट और डेलिब्रेट टीचिंग, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी क्या वेजिटेबल है, क्या राइस है, क्या सेरेल है, वो सारी चीज़ें इसमें ही आ जाती हैं, जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड है और जिस पे हम क्वेश्चंस नहीं उठाते। ठीक है, सो वी लर्न कल्चरल थिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये मैंने बता दिया आपको कि जो ऑब्जर्वेशन जो मेन पॉइंट है इसका, कि हम ऑब्जर्व करके जो जो चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें एनकल्चरेशन में आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि ये प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर नॉलेज, स्किल, जो कि लाइफ स्पैन चलती रहती है। ऐसी नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं डेलिब्रेटली, जानबूझ के जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, अब हमारे आसपास के लोगों से हमारा बिहेव वैसे ही बन जाता है जैसे कि हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारे आसपास होते हैं उनमें पावर होती है कि हमें सोशलाइज करने की, हमें इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं सोशलाइज एजेंट, जो कि हमें सोशलाइज करने की पावर रखते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, या आसपास के लोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्कल्चरेशन। ठीक है, इसमें अंदर क्या आता है कि कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कांटेक्ट विद अदर कल्चर। ऐसी चीजें सीखना जो कि हम डेलिब्रेटली तो नहीं सीख रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि हमने दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में हम आते हैं और नई चीजें, हम नया कल्चर अपनाने लगते हैं या हमें अपनाना पड़ता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्कल्चरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कांटेक्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट हो सकता है कि हम एक नई प्लेस पे हम सेटल हो गए हैं, तो वहाँ का कल्चर हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्टली हम वहाँ पे सेटल हो गए। नॉन डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या आता है कि मीडिया के थ्रू हमें मतलब कि जानने को मिल रहा है कि दूसरे के कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
जैसे कि अगर हम मॉडर्न कल्चर की बात करें, अमेरिकन कल्चर की बात करें, जो लोग अमेरिका नहीं गए हैं, विलेज के लोग हैं या अर्बन एरिया के भी लोग भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, थ्रू मीडिया, मीडिया में हम देखते हैं कि ऐसी जगह पे ऐसा हो रहा है और वहाँ की लाइफ कैसी होती है, ठीक है, उनका कल्चर कैसा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, उन्हीं लोगों से, मीडिया के थ्रू पता चलता है, ठीक है। दूसरा आता है कि वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। वॉलेंट्री में क्या आएगा कि हम जानबूझ के बाहर के स्कूल में स्टडी करने के लिए गए हैं या फिर हमने ट्रेनिंग करनी है बाहर, ठीक है, तो वो आ गया वॉलेंट्री, गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज और ट्रेनिंग, ठीक है। इनवॉलेंट्री हो गया कि ये पॉलिटिकल चेंजेस के कारण, पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी रणनीति बनी है, राजनीति कुछ ऐसे मतलब कि चीज़ें बनी है कि ऐसे रूल्स बने हैं, लॉज पास हुए हैं, बिल पास हुए हैं, जिनके कारण हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कश्मीरी पंडित जो थे उनको हम यहाँ पे आना पड़ा था कश्मीर छोड़ के, तो उन्होंने कश्मीर का जो कल्चर था वो छोड़ के हम लोगों का कल्चर अपनाया, ठीक है। तो वो उन्होंने इनवॉल्यूंटरी किया था, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उनको करना पड़ा था, किस वजह से, पॉलिटिक्स जो चली थी वहां पे उस वजह से, ठीक है। अब जो रिफ्यूजी होते हैं अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, जैसे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, दो हिस्सों में बटा था तब भारत, तो हुआ क्या था कि वहां के कुछ लोगों को, जो हिंदू लोग थे उनको यहाँ पे आना पड़ा था और यहाँ के कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़ के वहां जाना पड़ा था, जिनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। तो वो इनवॉलेंट्री था, वॉलेंट्री नहीं था, अपनी इच्छा से नहीं गए थे वो लोग, लेकिन उनको मजबूर किया गया था, पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें जाना पड़ा था, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कल्चराइजेशन की वो क्या होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी, कि कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, ये किसी भी वक्त हो सकता है। अगर वॉलेंट्री है तो हम जानबूझ के करें, इनवॉलेंट्री है तो पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एट एनी फेज ऑफ लाइफ, ओके। और इसमें क्या आता है, इसमें रिक्वायर होता है री लर्निंग, री लर्निंग इसका मेन पॉइंट है कि री लर्निंग ऑफ कल्चर, कि किसी का कल्चर कैसा है हमें दोबारा से वो रीलर्न करना पड़ता है, दोबारा से याद करना पड़ती है वही सारी चीजें, ये सीख जाते हैं हम, जो कि हम पहले से एक्वायर कर चुके हैं, ठीक है। अपना कल्चर हमें पता है, लेकिन दूसरी जगह पे जाएंगे तो उनका कल्चर भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और एक और चीज होती है कि एडकल्चरेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता, मतलब कि हम कहीं भी जाते हैं वहाँ की चीज़ें हम बहुत इजीली नहीं एक्वायर कर लेते, दूसरे का कल्चर हम बहुत इजीली नहीं अडॉप्ट कर पाते। जैसे पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं वहाँ पे, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें चार तरीके बताए गए हैं, एक्कल्चरेशन स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, चार तरीके जिनके थ्रू हम नए कल्चर को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में, कि नए कल्चर में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके चार तरीके हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है एसिमिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपना कल्चर को, हमें इतना ज़रूरी नहीं लगता है, हमें अपना जो पुराना कल्चर हमारा होता है वो हमें इतना ज़रूरी नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम नए कल्चर को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ये वो लोग आते हैं, तो सो है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति नहीं है इसमें, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे कल्चर में कुछ खामियां हैं, या फिर ठीक है अप्रोप्रिएट नहीं था, हम नया कल्चर अपना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो माइंड होता है इंडिविजुअल को सो रहता है, वो स्ट्रेस में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सेपरेशन, कि जिनको लगता है कि उनका कल्चर उनके लिए सब कुछ है, तो वो उसको नहीं छोड़ पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो नया कल्चर नहीं अपनाना चाहते, वो नहीं अपना पाते, तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन। ये हो जाती है स्ट्रेस की मतलब की स्थिति, ठीक है। या फिर उनको क्लियर पता है कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, हमें ये चीजें नहीं अपनानी है, तो वो ठीक है, वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कुछ लोग कि हमें ऐसा करना ही नहीं है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं होते, ठीक होते हैं। हाँ, जिनको ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी उनको फोर्स कर रही है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें वो आता है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो दोनों कल्चर में से कोई भी नहीं मतलब कि अपनाते, मतलब जो हमारा खुद का कल्चर है उसको हम अपना, मतलब कि हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, और जो नया कल्चर है उसको हम अपनाना नहीं चाहते, मतलब उसकी भी हमें इच्छा नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि डिप्रेस हो सकता है इंसान, गुस्सा आ सकता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं बाई कल्चरलिज्म,
तो इसमें क्या होता है कि हम पुराना कल्चर भी अपने साथ रखते हैं और नया कल्चर भी सीखना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपना पुराने कल्चर को भी अपने साथ, मतलब कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, और नए कल्चर को भी हम सीखना चाहते हैं कि हमें टाइम के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है। ठीक है, तो ये होता है बाय कल्चरलिज्म। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग ज़्यादातर हेल्दी रहते हैं, इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। तो आज के चैप्टर में हमारा इतना ही।